बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख़वातीन हज़रात, अगर हम पाकिस्तान के मज़लूम तबकों की फहरिस्त बनाएं तो उसमें एक ऐसा तबका भी है जिसका नाम कभी भी मज़लूम तबकों में शामिल नहीं किया जाता। ये पुलिस के लोग हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस पे बेतहाशा इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और बड़ी हद तक वो इल्ज़ामात ठीक भी होते हैं, लेकिन एक ऐसा पहलू भी है पुलिस का जो हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। बस इस रमज़ान को ले लीजिए। इस रमज़ान में जब भी आप सहरी के लिए घर से निकलते होंगे तो आपको सड़कों पे पुलिस कांस्टेबल नज़र आते होंगे, पुलिस के एहलकार नज़र आते होंगे। आपने कभी सोचा कि ये सहरी के दौरान भी ये लोग यहाँ खड़े हैं और ये मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, यकीनन ये रोज़ा भी रखते होंगे और ये सड़क के ऊपर खड़े हो के सहरी कैसे करते होंगे, कभी आपने नहीं सोचा होगा। इसी तरह गर्मी है शदीद, जून जुलाई अगस्त में रमज़ान होता है और सितंबर में भी होता है पाकिस्तान के। अगर आप पिछले 10 साल का डेटा निकालें तो आप जब भी घर से निकलते हैं, आप अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं, एसी चल रहा होता है और आपकी पूरी कोशिश होती है कि आप जल्द से जल्द घर पहुंचे और वहाँ पे एसी लगा के आप वहाँ पे अपने रोज़े को ठंडा रखें। लेकिन सड़कों पे आपको पुलिस के एहलकार भी नज़र आते हैं, ये भी मुसलमान हैं, इन्होंने भी रोज़ा रखा होता है। कभी आपने सोचा कि इतनी गर्मी में, धूप में, ये जो कांस्टेबल खड़ा होकर ट्रैफिक को सीधा कर रहा है, हमें तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रहा है, हमारी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर रहा है, ये भी इंसान है और इतनी तपश और धूप में रोज़ा रख के खड़ा है। इसी तरह जब आप इफ्तार के लिए अपने घर जाने की कोशिश करते हैं, इफ्तार पार्टियों में जाने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त आप बड़ी तेज़ गाड़ी चला रहे होते हैं और आपकी पूरी कोशिश होती है कि इफ्तार से पहले पहले आप वहाँ पहुँच जाएँ जहाँ पे आप खजूर से या पानी से रोज़ा इफ्तार कर सकें। उस वक्त भी आप देखते होंगे कि सड़क के ऊपर कांस्टेबल खड़े हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इफ्तार करने वाले मुसलमानों को कोई तकलीफ़ ना हो, मुसलमान पाकिस्तानियों को कोई तकलीफ़ ना हो। आपने कभी सोचा कि ये लोग कैसे इफ्तार करते हैं? ये प्रोग्राम ख्वासात मेरी ज़िंदगी का पहला प्रोग्राम है जो मैं पुलिस के लोगों के साथ खड़ा होकर प्रोग्राम कर रहा हूँ और इनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ कि हमारे रमज़ान अगर बेहतर गुजर रहे हैं, यहाँ पे हल्ला गुल्ला नहीं होता, सड़कों पर ट्रैफिक ठीक चल रही है, जुराइम नहीं हो रहे और नमाजियों को कोई तकलीफ़ मस्जिदों में नहीं हो रही और इफ्तारी के दरमियान और सहरी के दरमियान कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इन लोगों का है। मेरा ख्याल ये है कि मैं भी इनको ट्रिब्यूट पेश करूँगा, इनको सलाम पेश करूँगा इस प्रोग्राम के आखिर में, और आप लोगों को भी इनको सलाम पेश करना चाहिए, क्योंकि जब हम आज से 2 दिन बाद जब ईद की नमाज़ पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त भी ये लोग नमाजियों के पीछे खड़े होंगे हथियार लेकर और हमारी हिफाजत कर रहे होंगे और उस वक्त ये अपनी नमाज का फ़र्ज़ भी अदा नहीं कर रहे होंगे। इनका वाकई हमारे ऊपर एहसान है और क्योंकि पाकिस्तान में रवायत नहीं है कि पुलिस के बारे में भी कोई अच्छी राय रखनी चाहिए, मैं उस रवाज को, उस रवायत को तोड़ना चाहता हूँ और ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग भी पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं और ये हमारी हिफाजत कर रहे हैं और रमज़ान में हिफाजत कर रहे हैं। हाकम साहब, आप क्या करते हैं? बड़ी मेहरबानी जावेद साहब, आपने हमें ये मौका दिया है, आपकी मेहरबानी है और सबसे बड़ी खुशी यही है कि मेरी 27 साल नौकरी में आज पहली दफ़ा किसी ने हमसे भी पूछा कि हमारी ईद कैसे गुजरती है और हमारे रोज़े कैसे गुजरते हैं। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी। मैं यहाँ पे SHO हूँ, इंस्पेक्टर हाकिम मेरा नाम है। ये थाना कोसार का एरिया है, ये हमारा नाका है। इसके ऊपर जो हमारी ख़ास तौर पे मौजूदा सिक्योरिटी हाई अलर्ट चल रहा है, जिस तरह उस अंदाज में हमारी काफ़ी नफरी, तीनों शिफ्टों में 3 अफसरान और दीगर इनके साथ नफरी होती है। हमें पता है कि हमारी पब्लिक को हमारी सख्त चेकिंग की वजह से थोड़ी तकलीफ भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम वो ज़ीरो टॉलरेंस पे इसलिए बाज़ औक़ात चले जाते हैं कि कोई एक भी गलत आदमी, कोई टेररिस्ट यहाँ से निकल गया तो उसकी जो बहुत बड़ी तबाही होनी है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो इस वजह से मैं पब्लिक से भी थोड़ा सा आप ही के तवसत से। आप रोज़े से हैं इस वक्त? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, रोज़े से। और सारा दिन आप सड़कों पे होते हैं रोज़ा रख के, आप और आपके एहलकार? जी बिल्कुल जी, कुछ नाकों पे होते हैं, कुछ गश्त कर रहे होते हैं सड़कों पे। इस्लामाबाद में कितने नाके हैं? ये ओवरऑल तो जी मेरा अंदाजा 70+ से ऊपर ही चले जाते हैं। इन 70 नाकों पे कितने पुलिस एहलकार होंगे सर? अगर आप अंदाजा कर लें उसको 10-10 लोगों को लगा लेते हैं। नहीं, कुछ नाके जो हमारे शहर के अंदर है वहाँ पे ज्यादा नफरी होती है, बाहर वाले थोड़े उन पे कम, 1-3, 1-4 की होती है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 250-300 के लगभग तो लोग इससे ज्यादा ही चले जाते हैं। 250-300 लोग जो रोजा रख के सड़क पे इस गर्मी में, जहाँ पे मुझे भी पसीना आ रहा है, आपको भी पसीना आ रहा है, वहाँ पे खड़े होते हैं और ये सब रोजेदार होते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, ये सहरी कैसे करते हैं ये लोग? इट्स अ गुड क्वेश्चन जी। ये बस अल्लाह ताला का करम है जी, सहरी अपना अपना बंदोबस्त सारे करके आते हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सीनियर अफसरान की तरफ से हमारे जो मेस हैं, हमारे अपने मसलन जैसे हमारा थाना, हमारा अपना मेस है, हम उसको अरेंज करते हैं। हमारे मेस में सहरी या अफ्तारी बनती है। कुछ हमें हेडक्वार्टर की तरफ से पैसे मिले हैं जो हम खरीद लेते हैं, जूसेस वगैरह, पानी वगैरह, वो तमाम नाकों पे हम तकसीम कर देते हैं। सहरी के वक्त सहरी तकसीम कर देते हैं।
उधर ही सहरी उधर ही इफ्तारी करते हैं जी, उससे हिलने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, मैंने देखा है इस्लामाबाद में मुख्तलिफ नाकों पे हाकिम साहब के कोई शेड नहीं है, कोई ऐसा सायेदार जगह नहीं है जहाँ पे पुलिस कांस्टेबल खड़े हो जाएं। ये बेचारे धूप में टोपी पहन के सख्त सर्दी में यूनिफॉर्म में खड़े होते हैं, और मैं जब भी इनके पास से गुजरता हूँ मुझे बड़ी तरस आता है। को पुलिस पर तरस के लोग ये कहते हैं कि पुलिस पर तरस नहीं खाना चाहिए, लेकिन मुझे वाकई इन लोगों पर तरस आता है। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि साये का बंदोबस्त कर दिया जाए ताकि उसमें खड़े होकर कम से कम रमज़ान ही गुजार लें ये लोग और साथ अपनी ड्यूटीज़ भी सर अंजाम दें? सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपको वाकई नहीं तरस खाना चाहिए। हम तनख्वाह लेते हैं, हम अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं, किसी पे एहसान नहीं करते। ये और हमारी जगह कोई भी होगा वो इसी तरह करेगा। मेरे ज़ाती ख्याल में सर ये है कि ये CDA का काम है कि CDA हमारे साथ ऑन बोर्ड आए, जहाँ जहाँ हमारा नाका जाते हैं। ये हमारा इंतहाई खूबसूरत शहर है। ये CDA हमारे साथ मिल के ऐसी पुलिस पिकेट्स बना दी जाएँ, उसके ऊपर कोई इस अंदाज का वो कर दिया जाए, जैसे आपने कहा है कि जी साया हो जाए, कुछ तरह का हो जाए, एक परमानेंट एक खूबसूरती के साथ अगर हो जाए तो ये तो बहुत ही अच्छा होगा। वक्ती तौर पे हम क्या करते हैं, कोई यू फोन का आता है, कोई वारिद वाले आते हैं, कोई कौन आता है, उनके अपने पूरी हो जाती है जो वो एडवर्टाइज करना चाह रहे होते हैं। हमारा मकसद ये पूरा हो जाता है कि हमारा जवान साए में चला जाता है। तो समहाउ इस तरह करके हम गुजारा तो कर रहे हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि काश कभी CDA भी इस तरफ आ जाओ, हमारे साथ मिल के इस खूबसूरत शहर को मजीद खूबसूरत करते हुए इसको। ये अफ्तारी कैसे करते हैं आपके सब लोग? सर हम अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर, जहाँ जो खड़ा है, जिसके हाथ में खजूर है, पानी है, जो है वो कर रहा है, उसका मकसद ये है, मेन असल में मकसद ये है कि ये अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊं, जो मैरियट का वाक़या अफ्तार के टाइम पे हुआ था, तो उसके बाद से जो भी हमारा SOP बना है बेसिकली वो यही है कि अफ्तार और सहर का एक ऐसा टाइम है कि कोई इस किस्म का टेररिस्ट या कोई इस किस्म का जो वाक़या हो सकता है, तो उस वक्त हमने बजाय इसके कि रिलैक्स करने के मजीद अलर्ट होकर रहना है जी। ये हमारा मेन मकसद। अच्छा, ये क्योंकि इस्लामाबाद ख़ासा है, इस्लामाबाद की बुनियादी मरकजी सड़क है जिसको ब्लू एरिया कहते हैं, और ये पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाती है। आपको इसके आखिर में पार्लियामेंट हाउस भी नज़र आएगा। ये वो सड़क है जहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक गुजरती है, और ख्याल लोगों का ये कहना है कि एक दिन में 1 लाख के करीब गाड़ियाँ इस जगह से गुजरती है, और ये पुलिस कांस्टेबल हैं जो 1 लाख गाड़ियों को देखते हैं, और इनके पास बेचारों के पास टाइम भी कम होता है। कुछ जो गाड़ियों में बैठे हुए हजरात होते हैं वो जल्दी भी बहुत होते हैं, और क्योंकि सारे ही लोग बड़े पावरफुल हैं, ये पावरफुल तबकात के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, और उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो लाइन में खड़े हो या कोई पुलिस कांस्टेबल गाड़ी के अंदर झांकने की ज़रूरत करे। लेकिन यहाँ पे इसके बावजूद ये लोग इस शहर को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से जो हाकिम साहब गाड़ियाँ गुजरती है, देखिए कितना रश है उस तरफ से और इस तरफ से। ये आप देखिएगा ज़रा, मैं दिखाइएगा कि कितना बेतहाशा रश है, गाड़ियाँ हैं। सिर्फ 2-3 लोग हैं जो इनको चेक कर रहे हैं। आप कैसे चेक करते हैं इस तरह की गाड़ियों को? असल में ये एक कुदरत की तरफ से हर इंसान को अल्लाह ताला ने सलाहियत दी हुई है। ये जो हमारे जवान हैं, ये काफ़ी अरसे से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, इनकी काफ़ी नौकरी होगी। कोई जवान भी हमारा 10, 12, 15 साल से कम नौकरी वाला नहीं है। तो एक फेस रीडिंग का एक अमल होता है हमारे पुलिस में। यूजुअली हमारी खुशकिस्मती ये है कि ज़्यादातर जो हमारे लोग हैं वो फेस रीडिंग पे जाते हैं। जो भी बंदा गाड़ी में आ रहा होता है या जो लोग बैठे हुए होते हैं, वो एक मखसूस उनका वो जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका एक अंदाज मुख्तलिफ होता है। बस यही होता है कि अल्लाह की मेहरबानी के साथ अपने गैस के ऊपर हम चलते हैं, और ये जवान उस पर ज्यादा चलते हैं, और आज तक कोई ऐसी गलती हमसे नहीं हुई है। और टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एज सच हमारे पास कोई नहीं है। टेक्नोलॉजी यही है कि अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी हुई है वही फेस रीडिंग है। कोई गाड़ी को देख लेते हैं, गाड़ी मुख्तलिफ हमारी ट्रेनिंग के मसलन ट्रेनिंग के हैं कि गाड़ी इस किस्म की है, वो बैठी हुई है, उसमें कोई बोझ ज्यादा नजर आ रहा है, उसके अंदर सामान भी ऐसा पड़ा हुआ है मशकूक जिसको हमें चेक करना चाहिए। दरवाजे को आप नॉक करते हैं, उसकी साउंड कुछ थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है, उसको खोल के देखा जा सकता है। ये वो चीज़ें जो हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, वक्त के साथ साथ हमारे कैरेक्टर का हिस्सा बन जाती हैं, जिसमें हमारे ये जवान जो हैं उसमें नजर आपको यही आ रहे होते हैं कि जी ये आप गैर हाथ के खाली वो खड़े हैं, लेकिन बेसिकली टॉर्च मार रहे हैं और उसके बाद गाड़ी को जाने की कोशिश। लेकिन ये आप देख लेते हैं उसी में बेसिकली हमारे जो जवान है सर, इनको और फिर अक्सर लोग जो हैं, अक्सरियत लोग जो हैं, चूंकि यहाँ के रहने वाले हैं, छोटा सा ये शहर है, ये रोजाना इन नाकों से गुजरते हैं, तो वो मैक्सिमम लोगों को एक दूसरे को जान पहचान थोड़ी बहुत जरूर होती है कि ये फैमिलियर फेस है जी, ये रोज गुजरता है, हर तीसरे दिन गुजरता है, ये गाड़ी फैमिलियर है। इस तरह करके सिस्टम हमारा चलता है। अगर मैं वक्फा लूँगा, वक्फे के बाद यहाँ पे अफजल साहब खड़े हैं। तमगा शुजाअत इन्होंने हासिल किया है, ये इन्होंने क्या कारनामा सर अंजाम दिया था। इसके अलावा जब नाके पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो पुलिस किस तरह उसकी चेकिंग करती है, और हम आम शहरियों को किस तरह पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
मैं दोबारा खुशामदीद के साथ पुलिस एहलकारों के साथ इस्लामाबाद की मरकजी सड़क पर खड़ा हूँ और ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पुलिस के लोग भी हमारे ही भाई हैं और इनकी कुर्बानियाँ बहुत हैं। रमज़ान में अगर हम सहरी कर रहे हैं अपने घरों में, अगर अफ्तार कर रहे हैं, अगर दोपहर के वक्त दफ्तर जाते हैं और दफ्तर से वापस अपने घर में पहुंचते हैं तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत है। इसी तरह जब हम ईद की नमाज़ पढ़ रहे होंगे तो हम लोग तो नमाज अदा कर रहे होंगे, अपना मजहबी फरीज़ा अदा कर रहे होंगे, लेकिन हमारे पीछे उस नमाज को प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस एहलकार खड़े होंगे और ये लोग उस वक्त नमाज अदा नहीं कर सकेंगे। लिहाजा मेरा ख्याल है इनका हमारे ऊपर बहुत एहसान है और हमें इस एहसान को मानना चाहिए। अफजल साहब, आपने तमगा शुजाअत हासिल किया, आपने किस फील्ड में ये हासिल किया था और क्या कारनामा था आपका? अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अफजल, हेड कांस्टेबल थाना कुसार। बहुत शुक्रिया मीडिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे पूछा। ये 1990 में मैंने लिया था, सलाब से आदमी निकाले थे। मैं मलक मुमताज़ साहब, अकरम जप्पा, 3 आदमी थे जो सलाब से काफ़ी 3-4-5 घर थे जो सलाब की जद में आए हुए थे। उनके निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। हमने ये टूपें जो होती हैं इन हवा भर के और इनकी मदद से हमने वो मंदिर निकाले थे। तो जो हमारे अफसरान हैं उन्होंने हमारे ऊपर मेहरबानी की, हमारा ये लिख के असम्बली में भेजा और सदर साहब ने 1990 में हमें ये तमगा शुजाअत मिला। शाहिद साहब को दे दीजिएगा माइक। शाहिद साहब, ये कहा जाता है कि पुलिस बड़ी डिमोरलाइज हो चुकी है, बार बार कोर्ट में तलब कर लिया जाता है, जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो पूरी स्टेट आपके खिलाफ एक्टिव हो जाती है, मुअत्तल कर दिया जाता है किसी भी शख्स को। मुअत्तल करना पुलिस की ज़िंदगी में बिल्कुल आम सा वाक़या है, किसी भी वक्त कोई भी शख्स आपको मुअत्तल करवा देगा। जिस तरह आप अभी शीशों के ऊपर से स्याह रंग के कागज़ उतार रहे हैं और अगर फ़र्ज़ कीजिए इसमें से कोई VIP और वो नाराज़ हो गया और वो उसने आपकी शिकायत कर दी, शायद साहब खड़े खड़े मुअत्तल हो जाएंगे। तो डिमोरलाइजेशन है पुलिस के अंदर बहुत ज़्यादा, और इस डिमोरलाइजेशन का नुकसान ये हो रहा है कि जब भी कोई टेररिस्ट आता है सामने से और वो नाके पे नहीं रुक रहा होता और आपके पास एक ही उस वक्त ऑप्शन होता है कि आप गोली मार के उसकी गाड़ी को रोक दें या उसको हिट करें, उस वक्त भी आप ये एक्टिव नहीं होते और आपकी एक्टिव ना होने की वजह से भी बहुत नुकसान हो जाते हैं। आप ये फील करते हैं कि ऐसा भी होता है? बिल्कुल, अमूमन सर ये क्योंकि 90 गाड़ियों तकरीबन 100% गाड़ी में एक ही गाड़ी, जिस तरह हाकिम साहब ने भी बताया कि उनमें से एक ही गाड़ी जो है वो आ सकती है, मशकूक गाड़ी आ सकती है और एट ए टाइम हम उसी को रोकने की कोशिश करते हैं। तो वो गाड़ी अक्सर हमसे, हमारे गनमैन से या हमारे जो जवान होता है उससे वो गाड़ी निकल जाती है। उसको रोकने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो फिर यही है कि एक गनमैन जो हमने बैंकर में बिठाया होता है वही ऑप्शन है। लेकिन क्योंकि हालात के मुताबिक हम जब इस पे कोई फायर नहीं करते, हमें कोई क्लियर ऑर्डर नहीं होता इस बारे, तो जिस वजह से वो हम नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे गनमैन कहाँ है आपका? अब बिल्कुल बैंकर में बैठा हुआ है सामने, बैंकर में बैठा। और अगर फर्ज कीजिए यहाँ पे आपकी गाड़ी को कंट्रोल नहीं हो रही तो आप उसको क्यों देंगे? जी बिल्कुल, हम उसको इशारा देते हैं, बाकायदा वेसल हमारे अरब जवान के पास होती है, वेसल देते हैं तो वो अगले उस गाड़ी को, और विसल जब आप बजाते हैं तो उसको समझ आ जाती है कि इसको रोकना है, वो अलर्ट होता है। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि उसने को फायर किया हो किसी पे। सर वो नौयत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई नौयत नहीं है इस किस्म की। तो अगर अल्लाह ना करे इस तरह आती है तो बिल्कुल वो चौकस रहेगा इस बारे में, और अलर्ट होते हैं आप ये लोग अलर्ट रहते हैं। लेकिन आप देखिए ना, इतनी गाड़ी है, उसमें अगर कोई मशकूक गाड़ी है तो आपका जो वो शख्स सामने मोर्चे में बैठा हो वो इतना कैपेबल है कि उस गाड़ी में से उसी को हिट करे? सर वो असल में इधर जो हमारा जवान होता है, इधर जो मुलाजिम खड़ा होता है, वो उस पर उसका नज़र होता है कि वो किस गाड़ी को रोक रहा है, उसकी क्या कोशिश होती है, किस गाड़ी को, वो हमारी तरफ उसका इशारा होता है, वो देखता रहता है कि वो गाड़ी रुकती है या नहीं रुकती। अगर वो हमारे इशारे से नहीं रुकती तो वो हम उसको वेसल देते हैं या आवाज़ देते हैं, किसी तरीके से उसको अलर्ट किया जाता है। वो आपके पास पूरा अख्तियार है कि अगर कोई गाड़ी नाके को वायलेट करे, आपके कानून को वायलेट करे, वो पुलिस के कहने पर रुके ना और क्रॉस करके आगे निकलने की कोशिश करे तो आप उस पर फायर कर सकते हैं? ये नहीं, फायर का हमें तो क्लियर ऑर्डर नहीं है इस बार, तो कोई क्लियर ऑर्डर नहीं है क्योंकि हम इसमें तो फिर हमें बाद में बड़ी मुश्किल। जी आकिल साहब को दीजिएगा। जावेद साहब, ये बड़ा ही एक अजीबोगरीब सा सूरत हाल का शिकार हो जाते हैं क्योंकि कुछ केसेस में, जैसे कराची का वाक़या हुआ है, कुछ और दीगर भी वाक़यात हुए हैं, मेरी ज़ाती राय में हमारे पुलिस का एक डीमोरलाइज होना और एक जिसको आप कहते हैं कि जो रेट सही तरीके से कायम ना होना, एक वजह यह भी है कि हम लोगों को ये नहीं पता होता कि जी जो आगे से बंदा आ रहा है जो हमारी बात नहीं सुन रहा, अगर हम इसको हिट करते हैं, आया ये क्रिमिनल है या टेररिस्ट है या नहीं है।
अगर वो है तो ठीक है, अगर नहीं है हम पे 302 हो जाता है। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे, हमें भी जेल काटनी पड़ती है, समझ में नहीं आता। उस वक्त जब ये सूरत हाल जब आती है तो हमारा जो कांस्टेबल है, जो भी बंदा है, वो इस सोच में ही रहता है कि जी मुझे क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। जो क्रिमिनल है अपना काम कर जाता है। मेरे ख्याल में आप जैसे लोग या और इदारे जो हमारे हैं, इस बात पे भी सोचना चाहिए कि जो पुलिस की तो ड्यूटी है रोकना, लेकिन जो पब्लिक यहाँ से गुजर रही है, आया उसकी भी कोई ड्यूटी है कि नहीं कि पुलिस के साथ रुक के तावन करे। अब जो बंदा पब्लिक से अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा तो उसको कैसे हैंडल किया जाए? मेरी समझ में आज तक ये नहीं आ सका, कोई क्लियर पॉलिसी नहीं मिल सकी कि जी आया किसी को हिट किया जाए, ना किया जाए, क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए। अगर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा यहाँ पे वक्फा लेना है, लेकिन वक्फे पे जाने से पहले चौधरी निसार साहब वज़ीर दाखिला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये इस्लामाबाद की मरकज़ी सड़क है जिस पर रोज़ाना 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ गुजरती हैं। यहाँ से लोग गुजरते भी हैं, लेकिन इस पूरी सड़क पे गुजरने वालों के लिए कोई रास्ता नहीं है। ट्रैफिक बहुत तेज़ होती है, उस तेज़ ट्रैफिक में जब लोग गुजरते हैं तो हादसे इस जगह पर रोज़ होते हैं। मेरी चौधरी निसार साहब से दरख्वास्त है कि अगर इस सड़क पे 3 जगहों पे ओवरहेड ब्रिज बन जाए तो लोगों को गुजरने में बहुत सहूलत हो जाएगी और ट्रैफिक भी मुअत्तल नहीं होगी। चौधरी निसार साहब अगर ये अल्फाज सुन रहे हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो वो इमीडिएटली इसका कोई हल निकालें ताकि लोगों को गुजरते हुए कोई तकलीफ ना हो। यहाँ पर लेंगे छोटे ब्रेक को, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद के साथ इस्लामाबाद की सबसे बड़ी सड़क पे खड़ा हूँ और ये बेसिकली यहाँ से इस वक्त ट्रैफिक का इज़्दिहाम गुजर है और इसको पुलिस वाले कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। AIG साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, तैमूरी साहब। ये बताइएगा कि ट्रैफिक में इस वक्त कितने लोग हैं ट्रैफिक पुलिस में? इस वक्त ट्रैफिक पुलिस में 685 हमारे ऑफिसर्स और जवान काम कर रहे हैं। और ये सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, 24 घंटे काम? बिल्कुल, 24 घंटे हमारी जो है ट्रैफिक पुलिस जो है हमारे इस्लामाबाद के रोड्स के ऊपर होती है। और इनकी सहरी यहीं पे सड़क पे बिल्कुल, यहाँ पर इनका सहरी भी यहाँ होती है, इफ्तार भी हमारे ऑफिसर्स का जो है वो रोड के ऊपर ही होता है। और इस गर्मी के अंदर आपको पता है कि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है रमज़ान में, और हमारे जो ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने और दिन रात मेहनत करके ट्रैफिक को मेंटेन करने की कोशिश की है। और ये बहुत ही मुश्किल काम था और मैं इन सबको खराज तहसीन अता करता हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत ही मुश्किल और डिफ़िकल्ट वेदर के अंदर और सुबह शाम काम करके ट्रैफिक का फ्लो को मेंटेन। तैमूरी साहब देखिए, मैं जहाँ इस्लामाबाद से गुजरता हूँ तो हर सड़क के ऊपर पुलिस कांस्टेबल खड़े हैं आपके, लेकिन साये का बंदोबस्त कोई भी नहीं। वो देखिए 2 पुलिस कांस्टेबल आपके सामने खड़े हैं, रोजेदार भी हैं और इन्होंने रोज़ा रखा हुआ है, लेकिन कोई साये का बंदोबस्त नहीं इनके लिए। तो ऐसा बंदोबस्त नहीं हो सकता है कि कम से कम ये साये में खड़े हो जाएं? जी बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं कि इनके लिए कोई छतरियाँ जो हैं, कई हमें ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हमें छतरियों को स्पॉन्सर करती हैं जो हम इनके लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ छतरियाँ जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको हमने दी हैं जो ये लेकर आते हैं, लेकिन ये कि होता है बड़ा मुश्किल है। इवन छतरी के साथ भी वेदर इतना ज़्यादा एक्सट्रीम है और इतना ज़्यादा गर्म है कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है इनको काम करने में। अच्छा, ये ब्लू एरिया है जी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक गुजरती है इस्लामाबाद में और एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख के करीब गाड़ियाँ गुजरती हैं। शॉपिंग के लिए लोग आते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, शॉपिंग प्लाजाज हैं यहाँ पे, ऑफिस हैं। पूरे इस सारी सड़क पे किसी जगह पार्किंग लॉट नहीं है, कोई पार्किंग एरिया नहीं है। आपने कभी सोचा कि यहाँ पे पार्किंग एरिया भी बनना चाहिए ताकि कम से कम स्मूथ चले ट्रैफिक इस जगह पे? ट्रैफिक मैनेजमेंट के जो हैं वो 3 मेन सतून होते हैं। एक एनफोर्समेंट है, एजुकेशन है और तीसरा इंजीनियरिंग है। इस्लामाबाद के अंदर जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है और हर जगह पर है। इसके अंदर ना सिर्फ पार्किंग लॉट्स का प्रॉब्लम है बल्कि और इसके अलावा हमारी जो रोड्स हैं उसके अंदर मेन स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम आपको नज़र आती है। ख़ास तौर पे ब्लू एरिया के अंदर जहाँ पर एक भी मेन पार्किंग लॉट नहीं है, जितनी ट्रैफिक का फ्लो है यहाँ पर उतनी कोई जगह उनके पार्क करने के लिए अनफॉर्चुनेटली बनाई नहीं गई। इसमें CDA ने 2 जगहों को मख्दस किया था कि यहाँ पर हम एक पार्किंग लॉट्स को कंस्ट्रक्ट करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी कंस्ट्रक्ट ना हो सके। अच्छा, ये बताइएगा कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने में आपको प्रॉब्लम होता है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे इस शहर को कहा जाता है VIPs का शहर है। जिस शख्स की गाड़ी रोकेंगे अंदर से एक शेर निकलेगा और वो पुलिस वाले को घूर के देखेगा कि तुमने मुझे देखा और तुमने मुझे रोकने की जरूरत की और तुमने मेरे काले शीशे जो हैं उसको साफ करने की तुम जरूरत कर रहे हो, तुम हो कौन? और फौरी तौर पर IG साहब को फ़ोन करेगा, इसको मुअत्तल कर दिया जाए। तो ऐसे हालात में कैसे कंट्रोल करते हैं? क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं आपको?
جو اسلام آباد ٹریفک پولیس ہے جس دن سے 2006 میں بنی تھی اور اس کا ابھی تک ہمارا جو مین پرنسپل ہے وہ یہ ہے ایکول اپلیکیشن آف لا، قانون کو برابر اپلائی کرنا. اور ہم لوگ جو ہے روڈ کے اوپر اگر رول آف لا نہیں لا سکتے تو ہم کسی جگہ پہ بھی رول آف لا نہیں لا سکتے. ہم جو ہے یہاں پر بلا امتیاز کوئی بھی گاڑی ہو، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، ہمارے لیے اب تو ہر آدمی محترم ہے، ہر آدمی وی آئی پی ہمارے لیے، چاہے وہ سائیکل پر ہے وہ پیدل چل رہا ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی بھی وائلیشن کرے گا، وائلیشن کے اندر ہم ہر آدمی کو جو ہے نہ صرف ایجوکیٹ کرتے ہیں بلکہ ہم ٹکٹ بھی بلا امتیاز ہر ایک کو ایشو کرتے ہیں. اس کے اندر ہم نے بالکل کبھی کوئی چیز یہ ایسپیکٹ نہیں دیکھا کہ کون وی آئی پی، کیونکہ اگر ہم یہ چیز سوچنے لگے تو پھر اسلام آباد کے اندر ٹریفک مینجمنٹ ہم کر نہیں سکتے. فصل آپ نے گفتگو سنی، ٹریفک کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. اسلام آباد میں سب سے زیادہ ٹریفک ہے، اس میں 1 لاکھ کے قریب گاڑیاں صرف اس سڑک پہ گزرتی ہیں. اور اسلام آباد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا شہر ہے جس میں تقریباً 90% لوگوں کے گھروں میں گاڑیاں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں رہنے والے جتنے لوگ ہیں اس میں سے 90% لوگ اپنی گاڑی استعمال کرتے ہیں. اور جب اس بڑے لیول پہ استعمال کی جائے گی اور رمضان میں ٹریفک کو کنٹرول کرنا پھر ان لوگوں کی واقعی ہمت کی بات ہے. میں ان کو ایک تو سلام پیش کرتا ہوں آپ سب کی طرف سے بھی، اور میری آپ سے درخواست بھی ہے کہ جہاں پہ بھی کسی ناکے پہ پولیس آپ کی گاڑی کو روکے تو کم از کم آپ کو ان کے ساتھ کوآپریٹ ضرور کرنا چاہیے. ہم ان کو کچھ نہیں دے سکتے تو مسکراہٹ ضرور دے سکتے ہیں. یہ سب لوگ ہمارے بھائی اور دوست ہیں. میں ان کا آپ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رمضان میں روزہ رکھ کے یہ سڑک پہ کھڑے ہو کے آپ کی اور میری سیکیورٹی کا خاص خیال رکھ رہے ہیں. اور ساتھ ہی چودھری نثار صاحب سے دوسری درخواست بھی ہے کہ اس جگہ پہ کم از کم پارکنگ لاٹ ضرور ہونی چاہیے جہاں پہ لوگ اپنی گاڑیاں پارک کر سکیں تاکہ ٹریفک سموتھ چل سکے. اور یہ بڑا چھوٹا سا کام ہے، اگر چودھری نثار صاحب وزیر داخلہ آج ہی انیشیٹو لے لیں گے تو یہ مسئلہ بھی شہر کا حل ہو جائے گا. یہاں پہ لیں گے چھوٹی سی بریک، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید خواستات. میرے پیچھے فیصل مسجد ہے، یہ پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہے اور پاکستان میں سب سے زیادہ اس وقت اعتکاف میں اس مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں. 1417 لوگ اس وقت یہاں پہ اعتکاف اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سب سے سینسٹیو ایریا بھی ہے اسلام آباد کا. آپ یہ دیکھیے گا کہ پچھلے دنوں جب دہشت گردی کی ایک لہر چل رہی ہے پاکستان میں، مسجدیں ان کا اس لہر کا خصوصی ٹارگٹ ہے اور نماز کے دوران، جمعہ کی نماز کے دوران اور اسی طرح اعتکاف کے دوران بھی لوگوں کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے. لہٰذا یہ سب سے زیادہ سینسٹیو پوائنٹ ہے. شام کے وقت، افطاری کے وقت یہاں پہ بے تحاشا رش ہو جاتا ہے. آپ اس وقت کلپ بھی ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ کتنا رش ہے، کتنی گاڑیاں ہیں اس وقت اور لوگ کس طرح اس مسجد کی طرف رخ کر رہے ہیں افطار کے لیے. اور اسی طرح تراویح کے دوران بھی یہاں پہ بے تحاشا رش ہو جاتا ہے اور اس سارے علاقے کو پولیس اپنے نرغے میں لے لیتی ہے اور گاڑیوں کو پیچھے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ مسجد کے قریب گاڑیاں نہ پہنچے، تاکہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگ اور نمازیوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. یہ ایک انتہائی نازک وقت ہوتا ہے افطار اور تراویح کے دوران اور اسی طرح سحری کے دوران بھی. اور اسلام آباد پولیس کو اس وقت خصوصی حفاظت اور نگہداشت کرنی پڑتی ہے سارے علاقے کی. اس وقت میں مسجد کے سامنے کھڑا ہوں، میرے ساتھ پولیس کے کچھ اہلکار کھڑے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اس مسجد میں نماز ادا کرنے والے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں سحری کے دوران بھی اور افطار اور نماز مغرب کے دوران بھی اور تراویح کے دوران بھی. آپ محسوس کرتے ہیں طاہر صاحب کے بہت ہی سینسٹیو یہ ایریا ہے اور کس طرح آپ کو کنٹرول کرتے ہیں لوگوں کو، ٹریفک کو کس طرح روکتے ہیں اور کس طرح گاڑیوں کو چیک کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک آپ نے سیکیورٹی کے حالات کا بات کی ہے، اس میں جو ملکی حالات ہیں اور جو ملک میں ٹیررزم کے بھی ایکٹس ہو رہے ہیں، اس حوالے سے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک ہائی ٹارگٹ آپ پوائنٹ کہہ لیں، جس کی اسی وجہ سے ہم جو ہے نا اسپیشلی جب شام کے وقت افطاری کے بعد سے فیصل چوک سے تمام جو ٹریفک آ رہی ہوتی ہے اس کو پارکنگ فیصل چوک سے باہر ہی دیتے ہیں، وہاں سے روڈ بلاک کر دیا جاتا ہے اور ہماری ڈیوٹی تعینات ہوتی ہے جو وہاں پہ پارکنگ پراپر کراتی ہے تاکہ لوگوں کو انکنوینئنٹ بھی نہ ہو. پھر وہاں سے شٹل بسز چلائی جاتی ہیں، وہ لوگوں کو اندر لے کے آتی ہے مسجد تک اور اسی طرح وہ واپس بھی انہی شٹلز میں واپس جاتے ہیں وہاں تک پارکنگ تک. تو اس میں خصوصی طور پہ اس لیے کیا گیا ہے کہ چونکہ بڑی تعداد میں گاڑیاں موٹر سائیکلز آتی ہیں تو سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے اس لیے اس کو وہیں پہ کیا جاتا ہے پارکنگ کے لیے تاکہ کوئی گاڑی کوئی ایسا ایکسپلوزو لے کے یا کوئی اس طرح کی چیز نہ آ جائے
क्योंकि इतनी रश में फिर हर एक गाड़ी को अगर स्क्रीनिंग शुरू कर दी जाए, वहाँ पे चेक करना शुरू कर दिया जाए, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम दरकार होता है, जिसकी वजह से कितने ट्रैफिक पुलिस एहलकार होते हैं इफ्तार और तरावी के दौरान यहाँ पे? हमारे ट्रैफिक के हवाले से सीनियर अफसरान के अलावा हमारी जो 40 के करीब जो फोर्स है ट्रैफिक की, वो लगी होती है, जो लोगों को गाइड भी करते हैं, पार्किंग भी प्रॉपर कराते हैं, और फिर उनको बताया जाता है कि यहाँ से शटल बस से ये जा रही हैं, उनको इस सारी वो पोजीशन गाइड की जाती है ताकि उनके लिए किसी किस्म की परेशानी ना हो और अपने स्मूथली वो अपनी इबादत का जो सिलसिला है वो। अच्छा ताहिर साहब, 40 लोग पुलिस एहलकार जो इस वक्त सिक्योरिटी पे यहाँ पे तैनात होते हैं, इनका इफ्तार इसी जगह पे होता है खड़े होके, ज़ाहिर है आप ड्यूटी तो नहीं छोड़ सकते, तो इनकी इफ्तारी का क्या बंदोबस्त होता है? डेफिनेटली वो चूँकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रमज़ान मुबारक में तो ट्रैफिक हो या ऑपरेशन हो, जहाँ कहीं भी पुलिस की ड्यूटी है, वो तो डेफिनेटली हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं और हमें उसका एहसास भी होता है। उसी हवाले से हम, क्योंकि हमने लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी करना होता है, तो ये प्रायोरिटी होती है कि उस दौरान जहाँ जहाँ पे भी ड्यूटी लगी हुई है, इस पॉइंट के अलावा भी जहाँ जहाँ पे ड्यूटी होती है उनको अफ्तारी वहीं पे दी जाती है ताकि ड्यूटी में किसी किस्म का खलल ना आए। अच्छा ताहिर साहब, मैं जो महसूस करता हूँ कि जिस तरह रोज़ा रखना हमारा फ़र्ज़ भी है और इस्लामी फ़रीज़ा है और इसके बगैर मुसलमान मुकम्मल मुसलमान नहीं हो सकता, बिल्कुल इसी तरह नमाज भी उन 5 अरकान में शामिल है जिसको अदा किए बगैर मुसलमान को हम मुकम्मल मुसलमान नहीं कह सकते। लेकिन आप लोगों की वाकई ही कुर्बानी है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है मैं समझता हूँ, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको कि आपने रोज़ा रख के आप लोग सड़क पे खड़े रहते हैं सारा दिन, और उसके बाद जब इफ्तार का वक्त होता है तो उसमें 40 लोग इस जगह पे खड़े होकर लोगों की हिफाजत करते हैं और लोगों की जान बचाने के लिए अपना इफ्तार भी वहीं पे करते हैं। मैं पुलिस वालों को देखता हूँ कि वहीं पे खजूर खा रहे हैं और वहीं पे पानी पी रहे हैं और साथ साथ तलाशी भी ले रहे हैं, गाड़ियाँ भी रोक रहे हैं, लोगों को ट्रैफिक को ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश भी कर रहे हैं उस दौरान। और इसमें बड़ी बात है कि आपको नमाज भी छोड़नी पड़ जाती है, क्योंकि अगर आप नमाज अदा करेंगे तो सिक्योरिटी का बंदोबस्त कौन करेगा। ये एक वाकई बड़ी बात है। मैं ऑनेस्टली आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि रमज़ान के दौरान भी जब गुनाहगार से गुनाहगार शख्स भी जब वो आम दिनों में वो नमाज नहीं पढ़ता, वो भी मस्जिद का रुख करता है, लेकिन आप उस वक्त भी कुर्बानी दे रहे होते हैं कौम की। ताहिर साहब, आपका शुक्रिया। ये बताइएगा कि जब टेररिज्म अगर फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पे हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या सिस्टम है? हो जाने के बाद या होने से नहीं, पहले? होने से पहले उसको होने से पहले हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। और उसमें हमारी स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स हैं और एडिशनल पेट्रोलिंग्स हैं और इंटेलिजेंस। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है आपका? ऑफ कोर्स है जी। और ये मस्जिद के सामने भी है? यहाँ भी है। कितने लोग होते हैं उसमें? 20 लोग। 20 और हर वक्त वो एक्टिव रहते हैं? हाँ जी, 2 गाड़ियाँ उनकी। और किसी वक्त भी कोई हंगामी सूरत हाल हो जाए तो आप उससे निपट सकते हैं? उनका अपना जो रोल है वो करेंगे। अच्छा, ये मैंने देखा है कि मार्गला की पहाड़ियों के ऊपर भी मोर्चे बने हुए हैं और वहाँ पे भी पुलिस डिप्लाई है। इसकी क्या वजह है? कुछ थ्रेट्स है इस्लामाबाद में? जी, और ये कब तक इस दफा है कुछ, ये ईद तक है जी। ईद तक? हाँ जी। और साइड से ये इसलिए हम इसको कॉम करते हैं, सुबह शाम, रात को भी करते हैं, दिन को भी करते हैं। ठीक है जी। और ये जो इतलात हैं कि पाकिस्तान के चंद बड़े शहर वो ईद से पहले या ईद के दिन तक टारगेट हो सकते हैं, ये आप एग्री करते हैं इससे? ये मेरे इल्म में ये बात है। और इस्लामाबाद भी टारगेट है उसका? इस्लामाबाद है। तो ये पहाड़ के ऊपर कितनी इस वक्त फोर्स लगी हुई है, पुलिस की या रेंजर्स की या इसमें की पुलिस, या फौज की? फोर्सेस और इकट्ठी हैं। ठीक है जी। और पूरा आपने कवर किया हुआ है इस्लामाबाद को? जी। अच्छा, शहर के अंदर अगर फर्ज कीजिए कोई मशकूक गाड़ी आ जाती है तो आप कैसे उसको कंट्रोल करेंगे? और उसको हम इंटरसेप्ट करेंगे, उसको रोकेंगे और उसको फिर हम चेक करेंगे फिजिकली, और अगर अब ज़्यादा शक पड़ता है तो फिर हम उसको चेक कराएंगे थ्रू BD स्क्वाड, बम। अच्छा, फैसल मस्जिद पे क्यों ज़्यादा इतनी फोर्स है, या आप इसकी इतनी ज़्यादा केयर करते हैं? यहाँ पे कुछ थ्रेट? क्योंकि थ्रेट फैसल मस्जिद को ही है ज़्यादा। ठीक है जी। और यानी टारगेट किया जा सकता है? हो सकती है। हो सकती है। अच्छा, जब इतने लोग आ जाते हैं जी नमाज के वक्त, इफ्तार के वक्त, मगरिब की नमाज अदा करने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, इसी तरह तरावी पढ़ने के लिए फैसल मस्जिद में बहुत लोग आते हैं, तो आप कैसे उसमें शनाख्त करेंगे कि कोई मशकूक शख्स है और इसको रोकना है? लेकिन हमारी तो जो एफर्ट है, जो ट्रेनिंग है, फिर वही हमारे काम आएगी। कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं है कोई इस किस्म का? इक्विपमेंट नहीं, वो सिर्फ मेटल डिटेक्टर होता है, वो तो नहीं रोक सकता? नहीं, वो 100% नहीं है। सिर्फ ये ट्रेनिंग है और ह्यूमन इंटेलिजेंस है जिससे? तो फर्ज कीजिए कोई मशकूक शख्स आ गया तो कैसे अंदाजा लगाएंगे आप कि ये मशकूक है, इसको रोकना है? मेरे ख्याल में मशकूक आदमी वो होता है जो जिसकी हरकत सकनात होती हैं वो नेचुरल नहीं होती, अननेचुरल होती है, वो मशकूक होता है। मैं कैसे अंदाजा लगा? उसका चलना फिरना, उसका देखना, उसका मूव करना, उसका चेहरा,
اس کو پسینے آ رہے ہوتے ہیں, اس کا رنگ پیلا ہو چکا ہوتا ہے, وہ بے چین ہوتا ہے, وہ بالکل سیدھے دیکھ رہا ہوتا ہے, دائیں بائیں نہیں دیکھے گا بالکل, یعنی اس کی شکل میں موت کا خوف ہوگا. جی ہوگا, بالکل ہوگا, اس کو پسینے آ رہے ہوں گے اور آپ اس کو پہچان جاتے ہیں. جی تو آپ اپنے تمام جتنے سولجرز ہیں, آپ کی جو فورس ہے, یہ سب اس میں ایکسپرٹ ہے. جی ہم ان کو بتاتے رہتے ہیں یہ چیزیں. اچھا, یہ شہر اتنا ٹارگٹ کیوں ہے, جس کی کیا وجہ ہے؟ کیپٹل پاکستان کا, جی پاکستان بڑا عام ملک ہے, اور ان کی کوشش ہے کہ یہاں پہ ٹارگٹ کیا جائے. جی پاکستان کو ڈی ویلیو کیا جائے, پاکستان کو اس کا نام خراب کیا جائے, نقصان دیا جائے. اچھا, یہ جو لوگ اندر داخل ہوتے ہیں, جو ان کی حفاظت کیسے کرتے ہیں رؤف صاحب, ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم نے یہی کیا ہے کہ 2 تاریخ سے ہم نے یہاں جو مین انٹرنس ہے فیصل مسجد کی, اس کے ساتھ ہم نے جو ہے نا واک تھرو گیٹ لگائے ہوئے ہیں. ایچ ون ہیز ٹو گو تھرو دی واک تھرو گیٹس. اس کے لیے ہم نے لیڈیز کے لیے بھی ارینجمنٹ کیا ہوا ہے, ان کے لیے سپریٹ جو ہے نا پیسیج ہے, اور میل کے لیے سپریٹ پیسیج ہے. ان کے پاس جو لگیج ہوتا ہے وہ بھی باقاعدہ اسکریننگ کی جاتی ہے اس کی بھی. اچھا, لوگ رش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی وہ آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا ڈسپلن میں نہیں ہوتے, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مسجد میں گھس جائیں اور خواہ سیکورٹی کا کتنا ہی خطرہ ہو جائے. لیکن اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ اپنی نفری ڈپلائی کی ہوئی ہے, وہ بے شک رش ہو یا رش نہ ہو, اسی کے مطابق لائن بنا کے ان کو گزرنا پڑتا ہے واک تھرو گیٹ سے ہی. ٹھیک, آپ کا بہت بہت شکریہ. خواہ صاحب, آپ نے یہ ساری گفتگو سنی. پروگرام ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے ایک نیا رخ رکھیں. پولیس کو ہم ہمیشہ برا کہتے ہیں, اور برائیاں ہوں گی یقیناً, جیسے سوسائٹی کے دوسرے حصوں میں ہیں, ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہوں گی, یہ لوگ بھی زیادتی کرتے ہوں گے, یہ بھی کرپشن کرتے ہوں گے, یہ بھی بعض اوقات دباؤ میں آ کے اپنے ضمیر کو رون دیتے ہوں گے. لیکن رمضان کے دوران جو ان کا کنٹریبیوشن ہے وہ واقعی حیران کن کنٹریبیوشن ہے, کہ صرف اپنی ڈیوٹی نبھانے کے لیے یہ نماز تک کو قربان کر دیتے ہیں, اور افطار بھی یہ سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے ایک کھجور کے ساتھ, ایک پانی کے پیالے کے ساتھ کرتے ہیں, اور سارا دن دھوپ میں کھڑے ہو کے ٹریفک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ صرف اسلام آباد میں نہیں ہے, پاکستان کے ہر شہر میں آپ کو نظر آئے گا. اسی طرح جب جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس سجدے کو پروٹیکٹ یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ مسجد کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں سے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی شرانگیز شخص یا کوئی دہشت گرد مسجد میں داخل ہو کے نمازیوں کو شہید نہ کرے. اسی طرح جب عید کی نماز ہوتی ہے تو اس وقت بھی یہ لوگ ہمیں پروٹیکشن دیتے ہیں. ان کے سارے گناہ, ساری غلطیاں ایک طرف, اور صرف رمضان میں نمازیوں کو نماز کے لیے مدد کرنا اور روزے داروں کو روزے داری کے لیے مدد کرنا, یہ سارا ایک طرف. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ کنٹریبیوشن ان کے تمام گناہ معاف کرنے کے لیے کافی ہے. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ سب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ اور پولیس کے اہل خانہ کو ہر قسم کی حفاظت پہ رکھے, اور ان کے ہر قسم کے دکھ درد دور کرے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ حافظ.